विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी संस्कृत टीचर। आज मैं आपके लिए विधान भाग 2 से क्लास 12 की हिंदी पार्ट 3 लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है अतीत में दबे पाँव। अतीत में दबे पाँव के लेखक हैं ओम थानवी। ओम थानवी में इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में बताया कि हमारे अतीत के पन्नों को जब पलटो तो जाने कितने खजाने उसमें दबे पड़े हैं, जिसके बारे में हमें ज्ञान होता है। हम इस सारांश के द्वारा ये जानेंगे कि मोहनजोदड़ो में क्या था, कैसे था, वो सारी चीज़ें लेखक ने बताया है, उन्हीं से हम अवगत होंगे। तो पाठ का सारांश प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, प्रत्येक वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि सबको इसका फायदा हो सके। आइए प्रारंभ करते हैं। लेखक कहता है कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों स्थान अभी तक दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर में माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो जो है कि ताम्र का काल के शहरों में सबसे बड़ा माना जाता है। लेखक कहता है कि मोहनजोदड़ो जो है वो ताम्रकाल जो था उन शहरों में सबसे बड़ा माना जाता है। यहाँ खुदाई में बड़ी तादाद में इमारतें मिली, सड़कें मिली, धातु पत्थर की मूर्तियां दिखाई दी, चाक पर बने चित्रित भौणे माने बर्तन थे, मोहरे थी, साजो सामान, खिलौने आदि मिले, जिससे ज्ञात हुआ हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए थे। मोहनजोदड़ो को सभ्यता का केंद्र माना जाता है। यह 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल है तथा इसकी आबादी लगभग 85,000 थी। ये नगर जो था वो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। ये प्राकृतिक नहीं था। कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था। इस शहर की सड़कों और गलियों में अब भी घूमा जा सकता था। यहाँ का सामान जो है अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा था, परंतु शहर वही है। इस शहर की गलियां, मकान, चबूतरे, खिड़की, रसोई, सड़कें आदि सुंदर नगर नियोजन की कहानी कहते हैं। ये जगह ही कुछ ऐसी थी जो अपनी दास्तान कहती थी। शहर के सबसे ऊंचे चबूतरे का बड़ा बौद्ध स्तूप है। जो सबसे बड़ा चबूतरा माना जाता है वो बौद्ध स्तूप है, परंतु यह मोहनजोदड़ो सभ्यता के जीर्ण शीर्ण टीले पर बना हुआ है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने इस स्तूप की खोज की तो उन्हें यहाँ ईशापुर के निशान मिले। तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ और भारत की प्राचीन लेखक सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचा। तो भारत दुनिया की प्राचीन लेखक थे, वो इसी स्तूप पर आए थे। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप भी कहा जाता है। सर्दी के मौसम में भी धूप घुमाए तो तस्वीरों के रंग उड़े हुए प्रतीत होते हैं। स्तूप वाले हिस्से को गढ़ कहा जाता है। दुनिया भर की प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पश्चिम में है। इनमें प्रशासनिक इमारतें हैं, सभा है, भवन है, ज्ञानशाला है, कोठार है। किंतु यहाँ जो शेष इमारतें हैं वो उजड़ी हुई हैं। मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन मिसाल है। नियोजन मिलता है परंतु वह रहन सहन को नीरस बनाता है। ब्रासीलिया, चंडीगढ़ या इस्लामाबाद दृढ़ शैली के शहर हैं, परंतु उनमें स्वयं विकसने की क्षमता नहीं, माने विकास पाने की उसमें क्षमता नहीं है। चबूतरे के गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उनके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है, सिंधु नदी है। दक्षिण में टूटे घर कामगारों के लेखक हैं। लेखक का प्रश्न है कि निम्न वर्ग का अस्तित्व था या नहीं। शायद उनके घर कमजोर रहे हों जो समय के अनुसार नष्ट हो गए होंगे। टीले के पास महाकुंड है, इसका नाम दैव मार्ग है। जो महाकुंड है उसका नाम है दैव मार्ग। यहाँ सामूहिक स्नान के काम आता था। जो यह 40 फुट 25 फुट चौड़ा व 7 फुट गहरा है। इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां हैं उतरती हुई। इनके 3 तरफ साधुओं के कक्ष हैं। उत्तर में 2 पांत में 8 स्नानागार है।
जहाँ पे स्नान करते हैं लोग। इनमें किसी का दरवाजा दूसरे के सामने नहीं खुलता। इस कुंड का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है। पानी का रिसाव रोकने तथा गंदे पानी से बचाव के लिए कुंड के तल व दीवारों पर चूने व चिरौड़ी के गारे प्रयोग किए जाते हैं। पानी के लिए एक तरफ कुआं है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां भी बनी हुई हैं। ये पक्की से बनी हुई हैं तथा ईंटों से ढकी भी हैं। जल निकासी का एक ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इसमें पहले के इतिहास में नहीं मिलता। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। जो दूसरी तरफ जो जगह बनी वो विशाल कोठार है। शायद यहाँ कर के रूप में हासिल अनाज जमा किया जाता है। जो कोठार बना हुआ है वहां लोगों से कर के रूप में, टैक्स के रूप में लिया जाता है और वहां पर जमा कर दिया जाता है। यहाँ 9-9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर की एक गली में बैलगाड़ियों के प्रयोग के लिए साक्ष्य भी मिलते हैं जो माल की ढुलाई करते हैं। वहां पर सिंधु घाटी काल में व्यापार के साथ उन्नत खेती भी होती थी। अब इसे खेतिहर और पशुपालक सभ्यता माना जाता है। पत्थर व तांबे की बहुतायत थी परंतु लोहा नहीं था। पहले जो है पत्थर व तांबे की बहुतायत थी, माने ज्यादा मात्रा में पाया जाता था, परंतु लोहा नहीं था। पत्थर सिंधु से तथा तांबा राजस्थान से मिलता था। उनके उपकरण खेतीबाड़ी में प्रयोग होते थे। कपास, गेहूं, जौ, सरसों व चने की उपज के सबूत मिले हैं। कहने का तात्पर्य है कि वहां खेतीबाड़ी भी होती थी और जो फसल होती थी उनका नाम था, उसमें उनमें थे कपास, गेहूं, जौ, सरसों, चने। यहाँ कपास, बेर, खजूर, खरबूजे, अंगूर, ज्वार, बाजरा और रागी की भी खेती होती थी। यहाँ से मिला सूती कपड़ा दुनिया के सबसे पुराने नमूनों में से एक माना जाता है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन में मिला था। मोहनजोदड़ो में रंगाई भी होती थी। ऊन व लिनन का आयात सुमेर से होता था। महाकुंड के उत्तर में बड़ी इमारतें के अवशेष भी मिले हैं। इसके बीच में खुला बड़ा दालान भी था। जगह थी काफी। 3 तरफ बारामदे थे। इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स माना जाता था। दक्षिण में 20 खंभों वाला एक हॉल है जो शायद राज्य सचिवालय, सभा या सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की 4 दीवारी के बाहर नीचा नागर था। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया था। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। इनमें बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज्यादा कुएं थे। मोहनजोदड़ो के सभी खंडहरों की खुदाई करने वाले पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त नाम डीके रचा गया। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण था। शहर की मुख्य सड़क यहीं पर है। यह बहुत लंबी सड़क है, 33 फुट चौड़ी थी। इस पर एक साथ 2 बैलगाड़ियां आ सकती थी। यह सड़क बाजार तक पहुंचती थी। इस सड़क के दोनों ओर घर है। सड़क की तरफ कोई दरवाजा नहीं था। इन शैली का प्रयोग भी किया जाता था। सड़क के दोनों तरफ ढकी हुई नालियां भी थी। हर घर में एक स्नानागार था। नालियां घर का पानी हौदी तक ले आती थी, फिर वे नालियों के जाल से जुड़ जाती थी। ज्यादातर नालियां ढकी हुई थी। बस्ती के भीतर सड़कें जो 9 से 12 फुट तक चौड़ी थी, 12 फुट तक। बस्ती के कुएं पकी हुई एक आकार की ईंटों से बने हुए थे। जो बस्ती में कुएं बने हुए थे वो एक ही आकार की ईंटों से बने हुए थे, एक ही तरह दिखाई देते थे। यहाँ लगभग 700 कुएं पाए गए थे। इसे जल संस्कृति भी कहा जा सकता है। डीके जी के हल्के के घरों की दीवारें ऊंची और मोटी थीं। यहाँ शायद 2 मंजिले मकान भी होंगे। सभी पक्की हुई ईंटों से बने थे तथा ईंट भी एक ही आकार 1:2:4 के अनुपात की थी। यहाँ घरों में केवल एक प्रवेश द्वार हुआ करता था। खिड़कियां नहीं है। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां हैं। घर छोटे बड़े हैं। सभी घर एक कतार में थे। अधिकतर का आकार 30x30 फुट का था। कुछ इनके काफी बड़े थे। सभी वास्तुशैली भी एक जैसी लगती थी। डीके सी हल्के एक घर से दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति भी मिली। HR हल्के के बड़े घर में कुछ कंकाल भी मिले थे। प्रसिद्ध नर्तकी जो थी सिल्व भी इसके हल्के के छोटे घर से मिली थी। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसमें उपासना केंद्र समझा जाता था। गढ़ी के पीछे VS हिस्से में रैंगरेज का कारखाना भी था जहां जमीन में ईंटों के गोल गट्ठे उभरे हुए थे। यहाँ 2 कतारों में 16 छोटे 1 मंजिले
मकान है। सबसे दो दो कमरे हैं। ये कर्मचारियों और कामगारों के घर रहे होंगे। इससे पता चलता है कि वो कर्मचारियों के घर थे। लेखक बड़े घरों में भी छोटे कमरे देखकर हैरान रह जाता है। इसका कारण क्या था? आबादी बढ़ना या निचली मंजिलों पर नौकर का निवास होना। सीढ़ियां शायद लकड़ी की ही रही होंगी, अंदाजा लगाते हैं। ऊपरी मंजिल पर लकड़ी की साज सज्जा की जाती होगी। अधिकतर घरों में खिड़कियां, दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह मिल नहीं है। गर्म क्षेत्र में ये चीजें आम होती थी। इसका तात्पर्य यह है कि हाथी, शेर, गैंडा आदि जीवों की तस्वीरों से यही पता चलता है यहाँ जंगल रहा होगा तथा अच्छी खेती से सिंचाई की जाती होगी। इस क्षेत्र में नहर के प्रमाण नहीं मिलते। इसका मतलब यह निकलता है कि घटने तथा कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी नीचे चला गया और बस्ती उजड़ गई। तेज हवा बह रही थी। हर जगह लेखक को साए साए की ध्वनि सुनाई दे रही थी। यहाँ सब खंडहर है नहीं है, लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता। हर घर का एक संस्कार में आकार भी होता है। किसी भी घर समय में अपराध बोध भी होता है। लेखक को यहाँ राजस्थान व सिंधु गुजरात के घर याद आ गए थे, जहाँ ज्वार की खेती हुआ करती थी, हजारों साल से होती थी। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए उसे जैसलमेर के गांव कुलधरा आई। यहाँ पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव भी था। यहाँ घर है परंतु लोग नहीं है। 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर सदस्य अपना घर छोड़कर चला गया था। घर खंडहर हो गए थे पर ढहे नहीं। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। मने लोग चले गए थे लेकिन वक्त वहीं रह गया। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों में एक विशाल ग्रंथ छपवाया था। इसी पर उसमें खुदाई में मिला ठोस पहिया और मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध की वर्तमान बैलगाड़ी का भी चित्र मिला था। दोनों में कमानी या आरे वाले पहिए का प्रयोग किया। इससे पता चलता है कि पहिए का प्रयोग हुआ था। अब उन पहियों की जगह जीप के उतरन पहिए मिलते हैं। हवाई जहाज के उतरन पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़ी का भी आविष्कार हो गया था उसी समय में। मेजबान ने अजायब घर के बारे में बताया। यह अजायब घर छोटा है तथा सामान भी ज्यादा नहीं। अधिकतर चीजें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन की हैं। मोहनजोदड़ो से भी 50,000 से ज्यादा चीजें मिली। यहाँ पर काला पड़ गया गेहूं, तांबा, कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृद भांड। मृद माने मिट्टी के बर्तन, भांड माने बर्तन। चौपड़ की गोटियां थी, दिए थे, मापतौल पर पत्थर थे, तांबे का आईना था, मिट्टी की बैलगाड़ी थी, 2 पाटन वाली चक्की थी, कंघी, पत्थर। इन सब चीजों से पता चलता है सोने के गहने भी थे। इस अजायब घर में औजार तो है परंतु हथियार नहीं। पूरी सत्ता भी नहीं रही होगी। दूसरे यहाँ प्रभुत्व या दिखावे के तेवर नदारद है। दूसरे सभ्यताओं में राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियों और पिरामिड मिलते हैं, परंतु हड़प्पा संस्कृति में महल, मंदिर, समाधियां नहीं मिलती। यहाँ के मूर्ति शिल्प और औजारों भी मिलते हैं, मुकुट और नावें भी मिलती हैं। अतः इससे पता चलता है अनेक रहस्य पता चले। सिंधु घाटी के लोग कला प्रिय भी थे कि यह कला प्रियता वास्तुकला, धातु और पत्थर की मूर्तियां थी, मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियां माने चित्र, सुनिर्मित मोहरें थी, स्वयं द्वारा उन पर उकेरी गई थी। आकृतियां खिलौने सुघड़ अक्षरों से सिद्ध होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध ही था, जो कि राजपोषित और धर्मपोषित था। शायद ये कसीदेकारी में काम आती थी। नरेश के बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुसाला भी है। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान थी। यहाँ हाथी दांत व तांबे के सुए भी मिलते थे, जो शायद दरियां बनाने के काम आते। इससे पता चलता है कि जो दरी कालीन बनती थी वो इसी से बनाई जाती थी। अब मोहनजोदड़ो में खुदाई बंद कर दी गई है क्योंकि सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। अब इन खंडरों को बचा कर रखना ही बड़ी चुनौती हो गई है। तो लेखक ने ये सारी चीजें पता की कि क्या हमारी धरोहर थी अगर हम उसे संजो के रखते, लेकिन वहाँ की
जो सिंधु के पानी के रिसाव के कारण वहाँ दलदल की समस्या हो गई थी। तो बच्चों, आपने देखा कि अतीत में दबे पाँव, माने हम जब अतीत को झांकते हैं तो दबे पाँव जब हम उसमें जाते हैं तो बहुत कुछ निकाल कर लाते हैं। ये धरती जो है अपने हृदय में बहुत कुछ दबाए हुए है। हमारा जो देश है वो धन धान से पूर्ण है, तो हमें उस धरोहर को बचाए रखना है। अभी जो कुछ भी है उसे हमें बचा कर रखना है। तो वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि यदि मेरे चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट्स तो बनता ही है। कमेंट्स आप जब देंगे तो हमें आपके विचारों से मैं अवगत हो जाऊंगी, और कुछ त्रुटियां हो तो बताइएगा। मैं अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर के साथ पुनः मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।